हमारे पास जो आज का स्रोत है वो 11वीं कक्षा के भूगोल के पूरे नोट्स हैं PDF फॉर्मेट में। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम इस स्रोत के हर एक पन्ने, हर एक लाइन और हर हेडिंग को उसी क्रम में समझें जैसे वो दिया गया है। बिल्कुल। तो प्रकृति में बदलाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है ना? कुछ बदलाव बहुत धीमे होते हैं, जैसे लाखों सालों में पहाड़ों का बनना, और कुछ इतने तेज के पलक झपकते ही सब तबाह हो जाता है। हाँ, पर PDF की शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि इंसान के नजरिए से बदलाव अच्छे या बुरे हो सकते हैं। हाँ, मतलब ऋतुओं का बदलना हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब धरती हिलती है तो वो हमें बुरा लगता है। हाँ, क्योंकि उससे हमारा नुकसान होता है, जबकि प्रकृति के लिए वो सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल। अब देखिए, यहीं पर नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग दी गई है, संकट यानी हैजार्ड और आपदा यानी डिजास्टर के बीच का अंतर। लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, जो कि तकनीकी रूप से गलत है। यहाँ PDF की लाइन कहती है कि संकट पर्यावरण के वे तत्व हैं जिनसे नुकसान की संभावना होती है। मतलब सिर्फ संभावना? हाँ, जैसे हिमालय के बहुत तीखे ढलान ले लीजिए या समुद्र की तेज धाराएं, ये वहां मौजूद हैं और खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ एक संकट है। अच्छा, तो आपदा क्या है फिर? आपदा वो अचानक होने वाली घटना है जो बिना किसी चेतावनी के होती है और इंसान के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होती है। मतलब जब कोई प्राकृतिक संकट इंसानी बस्ती से टकराता है और जानमाल का नुकसान करता है, तब वो आपदा बन जाता है। बिल्कुल सही। तो अगर रेगिस्तान के बीच में कोई भयंकर भूकंप आए जहां कोई नहीं रहता, तो वो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना या संकट है, आपदा नहीं। एकदम सही पकड़े। आपदा बनने के लिए मानव जीवन का प्रभावित होना जरूरी है। अब क्योंकि आपदाएं इतनी विनाशकारी हैं, तो PDF में अगले पेज पर एक बहुत महत्वपूर्ण बॉक्स दिया गया है, याकोहामा रणनीति। हाँ, 23 से 27 मई 1994 को जापान के याकोहामा शहर में। जापान को ही क्यों चुना गया होगा? देखिए, जापान दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों में आता है, तो वहां प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था एक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना बनाना। बिल्कुल। यहाँ नोट्स में इसके 4 मुख्य प्रस्ताव दिए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी प्रस्ताव ये था कि हर देश की अपने नागरिकों को बचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मतलब आप इसे भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते, सरकारों को जवाबदेह होना पड़ेगा। एकदम सही। दूसरा प्रस्ताव ये था कि विकासशील देशों या जो देश जमीन से घिरे हैं, लैंडलॉक्ड हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और छोटे द्वीपीय देशों पर भी। हाँ, और तीसरे प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाए जाएं। और क्षमता का विकास किया जाए। और चौथा बिंदु था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। हाँ, और इसी बैठक में 1999 से 2000 के वर्ष को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। बिल्कुल। अब नोट्स के अगले हिस्से पर आते हैं, जहां आपदाओं का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, PDF में इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है वायुमंडलीय आपदाएं, मतलब जो मौसम और जलवायु से जुड़ी हैं, जैसे बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा यानी बिजली कड़कना, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, ओला, पाला, लू और शीतलहर। दूसरी श्रेणी है भौमिक आपदाएं। ये जमीन से जुड़ी हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमधाव, जमीन का धंसना और मृदा अपरदन। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी है जलीय आपदाएं, जहां पानी तबाही मचाता है, जैसे बाढ़, ज्वार, महाऊर्मी और सुनामी। हाँ, और चौथी श्रेणी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है जैविक आपदाएं। इसमें क्या आता है? इसमें पौधे और जानवर आते हैं जो उपनिवेशक बन जाते हैं, मतलब किसी नए इलाके में फैलकर उसे नष्ट करते हैं। जैसे टिड्डियों का हमला। हाँ, कीड़े जैसे टिड्डियां, और फफूंद, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण जैसे बर्ड फ्लू या डेंगू। अरे वाह, मतलब बीमारियां भी आपदा हैं। खैर, PDF में अब एक एक करके इन आपदाओं का विश्लेषण किया गया है। सबसे पहले है भूकंप। भूकंप यानी धरती का कांपना। यहाँ PDF में एक चित्र दिया गया है। अगर हम इस चित्र को देखें तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंडियन प्लेट हर साल 1 सेंटीमीटर की दर से उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है। सिर्फ 1 सेंटीमीटर सुनने में कम लगता है ना? हाँ, बहुत कम। लेकिन इस रास्ते में यूरेशियन प्लेट एक दीवार की तरह खड़ी है। तो जब ये दोनों प्लेट्स टकराती हैं तो क्या होता है? दोनों के टकराने से ऊर्जा लॉक हो जाती है, मतलब फंस जाती है,
और जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ऊर्जा भयानक भूकंप के रूप में बाहर आती है। यहाँ नोट्स में भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र से लेकर अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र तक, जिसमें हिमालय और पूर्वोत्तर भारत सबसे ज्यादा खतरे में है। बिल्कुल। और भूकंप के प्रभाव बहुत खतरनाक होते हैं। जमीन पर दरारें पड़ना, भूस्खलन होना और इमारतों का गिरना। हाँ, और बचाव के लिए यहाँ नोट्स में लिखा है कि जीपीएस की मदद से निगरानी करनी चाहिए और जोखिम वाले क्षेत्रों में बड़ी इमारतों के निर्माण पर रोक लगानी चाहिए। और घर भूकंप प्रतिरोधी और हल्की सामग्री से बनने चाहिए। सही बात है। इसके बाद पीडीएफ में सुनामी का जिक्र है। इसे बंदरगाह लहरें भी कहा गया है। क्योंकि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका यही मतलब होता है। ये आती कैसे है? जब महासागर के धरातल पर कोई बहुत बड़ा भूकंप या ज्वालामुखी आता है तो ऊर्ध्वाधर लहरें उत्पन्न होती हैं। अच्छा, यहाँ पेज पर एक और चित्र है, इसे देखकर मैं समझाती हूँ। इसमें दिखाया गया है कि गहरे समुद्र में सुनामी की लहर की गति बहुत तेज होती है लेकिन ऊंचाई कम होती है। हाँ, मतलब गहरे पानी में जहाज को पता भी नहीं चलेगा कि नीचे से सुनामी गुजर गई। लेकिन चित्र में आगे दिखाया है कि जैसे ही ये लहर उथले पानी में यानी तट के पास पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। और गति कम होते ही पानी पीछे से आके इकट्ठा होने लगता है और उसकी ऊंचाई अचानक बहुत बढ़ जाती है, एक विशाल दीवार की तरह। बिल्कुल। और वो सब कुछ निगल जाती है। बहुत डरावना है। चलिए अगली आपदा पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये बहुत ही दिलचस्प है। चक्रवात बनने के लिए 4 अनिवार्य शर्तें होती हैं जो नोट्स में स्पष्ट रूप से दी गई हैं। पहली शर्त क्या है? लगातार गुप्त ऊष्मा का मिलना, मतलब गर्म और आर्द्र वायु लगातार मिलनी चाहिए। समुद्र का पानी गर्म होना चाहिए। जैसे इंजन को ईंधन मिलता है। एकदम सही। दूसरी शर्त है तीव्र कोरियोलिस बल का होना। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना था। मैंने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा पर, मतलब 0 से 5 डिग्री अक्षांश पर, ये कोरियोलिस बल 0 होता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। भूमध्य रेखा पर यह बल बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यह होता है कि कोरियोलिस बल के बिना हवाएं गोल घूम ही नहीं पाती, इसलिए भूमध्य रेखा पर चक्रवात कभी बनते ही नहीं है। अच्छा, मतलब पानी कितना भी गर्म हो, वहां चक्रवात नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या बात है। तीसरी शर्त क्या है? दिशा और गति में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। और जब ये चक्रवात आते हैं तो हवा की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। हाँ, और सबसे ज्यादा तबाही तूफान महाउर्मी या स्टॉर्म सर्ज से होती है। ये स्टॉर्म सर्ज क्या है? चक्रवात के कारण समुद्र का जल स्तर असामान्य रूप से उठ जाता है और तटीय इलाकों में घुस जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले चक्रवात भारी वर्षा भी लाते हैं। और भारी वर्षा से याद आया, अगली आपदा है बाढ़। बाढ़ के कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी। जैसे भारी बारिश और बर्फ का पिघलना तो प्राकृतिक है, लेकिन वनों की कटाई करना और जल निकासी के रास्तों को रोकना, ये तो हमारी गलती है। हाँ, यहाँ नोट्स में प्रभावित क्षेत्रों के नाम है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार में कोसी, और तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों के कारण बाढ़ आती है। और अब तो पंजाब और हरियाणा में भी अचानक बाढ़ आने लगी है, जल निकासी सही न होने के कारण। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नोट्स के एक बॉक्स में एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य दिया गया है। वो क्या है? कि बाढ़ के कुछ फायदे भी हैं। अच्छा, तबाही का क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये है कि बाढ़ हर साल नई उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है। ये तो है। यहाँ उदाहरण दिया गया है असम के माजुली द्वीप का। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ये हर साल भयंकर बाढ़ का सामना करता है, लेकिन इसी बाढ़ की वजह से वहाँ चावल की बेहतरीन खेती होती है। प्रकृति का अपना संतुलन है। खैर, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए तटबंध बनाना, वनीकरण करना और बाढ़ के मैदानों में बस्तियां ना बसाना जरूरी है। बिल्कुल। अब पानी की अधिकता से चलते हैं पानी की कमी की तरफ, यानी सूखा। हाँ, जैसे ड्राउट कहते हैं। नोट्स में सूखे को 3 भागों में समझाया गया है। पहला है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मतलब जब लंबे समय तक बारिश ना हो, अपर्याप्त वर्षा। और दूसरा है कृषि सूखा, जब मिट्टी में नमी इतनी कम हो जाए कि फसलें ना उग सकें। लेकिन यहाँ एक नियम भी दिया गया है पीडीएफ में।
हाँ, नियम यह है कि यदि किसी क्षेत्र का 30% से अधिक हिस्सा सिंचित है, मतलब वहां सिंचाई की सुविधा है, तो उसे सूखाग्रस्त नहीं माना जाता। बिल्कुल सही। और तीसरा प्रकार है जल विज्ञान संबंधी सूखा। ये क्या होता है? जब जमीन के नीचे के जल भृतों यानी एक्यूफर्स और झीलों में जल स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। और सूखे का सबसे भयानक रूप है त्रिकाल यानी ट्राइफैमिन। हाँ, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें 3 चीजें एक साथ होती हैं। अन्न की कमी, जिसे अन्न अकाल कहते हैं, चारे की कमी, जिसे तृण अकाल कहते हैं, और जल की कमी यानी जल अकाल। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो त्रिकाल बनता है। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, जहां 90 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, वो बहुत सुभेद्य क्षेत्र है। बिल्कुल। अब पीडीएफ के अगले हिस्से में आते हैं, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। पहाड़ों का खिसकना। यह एक और चित्र है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ढाल के साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे की ओर खिसक रहे हैं। ये मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण का ही खेल है और पानी से मदद करता है। हाँ, इसके जोखिम वाले क्षेत्र कौन से हैं? अस्थिर हिमालय, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी, ये अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र हैं। तो अब तक हमने सारी आपदाओं को समझ लिया है। पीडीएफ के आखिरी हिस्से में अब आपदा प्रबंधन की बात की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके 3 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है आपदा से पहले। इसमें आंकड़े इकट्ठा करना, सुभेद्य क्षेत्रों का मानचित्रण करना और लोगों में जागरूकता फैलाना शामिल है। दूसरा चरण है आपदा के समय। जब आपदा आ जाए तब युद्ध स्तर पर बचाव करना, लोगों को आश्रय देना, भोजन और दवा पहुंचाना। और तीसरा चरण है आपदा के पश्चात। इसमें लोगों का पुनर्वास करना और भविष्य के लिए क्षमता निर्माण करना होता है ताकि अगली बार नुकसान कम हो। और यहाँ नोट्स में विशेष रूप से लिखा है कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया था। हाँ, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की गई थी। बिल्कुल। चलिए अब पीडीएफ के बिल्कुल आखिरी पेज पर आते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है, ग्लॉसरी। हाँ, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। मैं शब्द बोलती हूँ, आप आसान भाषा में समझाइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला शब्द है द्वीप। द्वीप मतलब चारों ओर जल से घिरी हुई भूमि। और द्वीप समूह? आसपास स्थित द्वीपों का एक समूह। प्रायद्वीप? जमीन का वह भाग जो समुद्र की ओर बढ़ा हुआ हो और 3 तरफ से पानी से घिरा हो। पश्च जल? बैकवाटर, यह नदी या समुद्र का वह पानी है जो मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है। राष्ट्रीय पार्क? यह वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र होता है। संरक्षण? संसाधनों को इस तरह इस्तेमाल करना कि वे भविष्य के लिए बचे रहें। नाइस। ये आधा न, य में आ की मात्रा और स। हाँ, गनीस नहीं, इसे नाइस पढ़ते हैं। ये एक प्रकार की रूपांतरित शैल या चट्टान होती है जो जमीन के अंदर गर्मी और दबाव से बनती है। प्रवाल? प्रवाल या कोरल, ये छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र में चट्टानें बनाते हैं। प्लाया? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन, मतलब जहां पानी इकट्ठा होकर सूख जाता है और नमक छोड़ जाता है। महाखड्ड या गॉज? नदियों द्वारा बनाई गई बहुत गहरी घाटी। संरक्षित वन? ऐसे वन जहां नियमों के साथ कुछ गतिविधियों की अनुमति होती है। और आखिरी शब्द है शुष्क। शुष्क यानी एरिड, वह जलवायु जहां बारिश बहुत कम होती है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है। चलिए, पीडीएफ का एक एक पन्ना, एक एक हेडिंग हमने कवर कर ली है। क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।